Morning everyone, this is Happy Sharma here before you and we will continue our topic Rajasthan Rent Control Act. सबसे पहले हमारी जो रेगुलर एक्टिविटी है उसको हम देखेंगे। तो राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट का एक्ट नंबर क्या है? राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट का एक्ट नंबर है फर्स्ट 1 ऑफ 2003। इसके बाद प्रेसिडेंट की इसको असेंट कब मिली थी? 25 Feb 2003 और उसके बाद इसकी डेट ऑफ एनफोर्समेंट है 1 अप्रैल 2003। प्रेसिडेंट की असेंट से रिलेटेड जो इसका कंसेप्ट था वो हम समझ चुके, आर्टिकल 254 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद हम हमारे टॉपिक को अब कंटिन्यू करेंगे। कल हमने देखा सेक्शन 8 लिमिटेड टीनेंसी के बारे में, सेक्शन 9 जो एविक्शन के कुछ ग्राउंड्स थे, उसके बाद सेक्शन 10 जो कि इमीडिएट पोजीशन से रिलेटेड सेक्शन है। इसके अलावा हमने सेक्शन 13 और सेक्शन 19 जिसका ट्रिब्यूनल्स का एक तरीके कॉन्स्टिट्यूशन देखा। सेक्शन 19 का जो अभी अपील और लिमिटेशन से रिलेटेड जो बाकी का हमारा हिस्सा रह गया उसको आज हम डील करेंगे। इसके अलावा आज हम इसका पूरा जो प्रोसीजर है चैप्टर 5 में और जो बाकी का रिमेनिंग हमारा पोर्शन है चैप्टर 4 का 11-12 उसको भी हम डील करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज एक बार तो सेक्शन 9 को याद रखने का मैं एक तरीका बता देता हूं जो कि मैं समझता हूं इजी वे है। यानी सेक्शन 9 को ध्यान रख सकते हैं हम इस तरीके से कि सेक्शन 9 में दो तरीके के लोग होते हैं, एक बुरे लोग और एक अच्छे लोग। भाई जो घर खाली कराना है, किसी को अपनी प्रीमाइसेस खाली करानी है, रेंट पे दी है, तो दो तरीके के लोग से उसका सामना हो सकता है। एक तो अच्छे लोग थे और एक अच्छे नहीं थे। तो इसको लिख सकते हैं रॉन्ग पीपल, ये सिर्फ याद रखने का तरीका है, और ये गुड पर्संस। इसको ध्यान रख सकते हैं हम, ये ए से लेके और जी तक के जो प्रोविजंस हैं, उसके अलावा जो रिमेनिंग है वो इसमें है। अब बात आती है रॉन्ग पर्सन। रॉन्ग पर्सन सबसे पहले क्या करता है? 4 मंथ का किराया नहीं देता। सेकंड, उसने क्या किया? कोई प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया। थर्ड, उसने क्या किया? कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन कर दिया जो कि उसकी वैल्यू को डिमिनिश कर दे या फिर मटेरियल चेंज कर दे, प्रॉपर्टी के सूरत ही बदल दे। उसके बाद कोई न्यूसेंस क्रिएट किया। उसके अलावा उसको जो भी प्रीमाइसेस दी थी रेंट पे, उसको उसने फर्दर सबलेट कर दिया, या फिर जो उसका पोजेशन दिया था उसको वो कहीं किसी और के साथ वो शेयर कर लिया, तो सबलेट। और उसके अलावा जो पोजेशन था, पार्टेड द पोजेशन, जो भी उसका पोजेशन था ऑफ प्रीमाइसेस उसको वो कर लिया। इसके बाद बात आती है दिया तो उसको किस पर्पस से था और कर वो क्या रहा है। मतलब रेजिडेंस पर्पस से उसको दिया और यूज कर रहा है कमर्शियल पर्पस, मतलब रहने की दी, कोई प्रॉपर्टी दी, उसमें जाके उसने कोई अपनी दुकान खोल ली या फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह इस तरीके का कोई भी कमर्शियल सिस्टम उसने चालू कर लिया। उसके अलावा जी, जिस बंदे ने दिया यानी जो लैंडलॉर्ड था उसका टाइटल ही डिनाई कर दिया, मतलब जो टीनेंट था उसने कहीं ना कहीं अपना ही कैरेक्टर क्या कर दिया? रिनाउंस कर दिया, यानी उसका अभित्यजन कर दिया, त्याग दिया। ये थे गंदे लोग, बुरे व्यक्ति। अब अच्छे लोग कौन कौन हो सकते हैं? सबसे पहले आता है कोई भी बंदा सर्विस में था, सर्विस में रहते हुए जब तक वो सर्विस में था तब तक उसको उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में रखा। अब हो सकता है वो बंदा सर्विस में था, अच्छा लोग, उसकी कोई दूसरी नौकरी लग गई अच्छी, वो छोड़ना चाहता है तो प्रीमाइसेस भी उसको छोड़नी पड़ेगी। सर्विस में था, सर्विस के बाद इसको एक ट्रिक से, मतलब एक पूरी सीरीज बना के ऐसे रख सकते हैं कि एक बंदा सर्विस में था, सर्विस के बाद उसको क्या कोई भी बोनाफाइड, गुड फेथ भी बोनाफाइड, या फिर कोई भी रीजनेबल रिक्वायरमेंट। वैसे तो ये किसकी होती है? लैंडलॉर्ड की। बस एक याद रखने का तरीका है, कोई बंदा सर्विस में था, फिर उसने बोनाफाइड और रीजनेबल तरीके से क्या किया?
कोई भी प्रॉपर्टी खुद की बिल्ड कर ली, बना ली, या फिर एक्वायर कर ली, या फिर उसको कहीं ना कहीं किसी भी कोई पर्टिकुलर स्कीम के तहत या किसी भी तरीके से किसने अलॉट कर दी। इसके बाद यहां तक ठीक था। इसके बाद बात आती है कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो ओवर क्राउडिंग है, तो ओवर क्राउडिंग को क्या किया, कम करने के लिए कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसको जो पर्टिकुलर लैंडलॉर्ड है उस प्रॉपर्टी का, वो क्या करवाना चाहता है, उसमें कोई डेवलपमेंट वर्क करवाना चाहता है, तो उस केस में फर्स्ट इसका पॉइंट था कि उसकी कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम के अंडर या किसी भी तरीके से उस प्रॉपर्टी का वो क्या करवाना चाहता है, मेंटेनेंस या फिर उसका कोई भी फिटनेस करवाना चाहता है, या फिर डेवलपमेंट से रिलेटेड अपनी प्रॉपर्टी को कराना चाहता है। दूसरा पॉइंट इसमें हमने देखा था कि वो जो प्रॉपर्टी थी पर्टिकुलर, उसके अगेंस्ट अगर वो या तो अनसेफ है या फिर अनफिट है, किसके लिए, ह्यूमन हैबिटेशन के लिए, अनसेफ या फिर अनफिट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कल हमने देखे। इसके अलावा और कोई पॉइंट छूटा, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। सेक्शन 9, ठीक है, नॉट बीन यूज, हाँ एक छूट गया ना, के, एल और एम। इसमें है कि कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी पर्पस के लिए दी और उसको वो कंटिन्यू 6 मंथ्स के लिए यूज नहीं करता, 6 मंथ से वो क्या है, वैकेंट पड़ी है, उसको यूज नहीं कर रहा, तो उस केस में भी एविक्शन की शूट फाइल हो सकती है। बेकार व्यक्ति सबसे पहले 4 महीने तक रेंट नहीं देता, फिर डैमेज भी कर दिया, डैमेज नहीं किया तो कोई कंस्ट्रक्ट कर दिया, कुछ कंस्ट्रक्ट भी नहीं किया तो मकान मालिक कोई परेशान कर रखा है, या फिर किसी भी तरीके का न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, ऐसा भी नहीं कर रहा तो उस पर्टिकुलर जो भी प्रॉपर्टी थी उसको उसके पर्पस के मतलब उसी पर्टिकुलर इंसान को दी गई, उसने फर्दर उसको क्या कर दिया, सबलेट कर दिया, या फिर पार्टेड विद द पोजीशन। उसके अलावा उसने क्या कर दिया, जो भी प्रॉपर्टी थी, क्या लिखा, अच्छा रिनाउंस कैरेक्टर है ये, उस व्यक्ति ने क्या किया, कैरेक्टर अपना रिनाउंस कर दिया। उसके अलावा जो भी लैंडलॉर्ड था उसका कैरेक्टर उसने क्या किया, डाउंस किया, तो ये सब चीजें इसमें है। इसके बाद जो अच्छा व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति सबसे पहले सर्विस में था, सर्विस में था तो उसने जब तक सर्विस में था तब तक प्रॉपर्टी थी, ठीक है। सर्विस के बाद बोनाफाइडली उसने क्या किया, याद रखने का तरीका, बोनाफाइडली उसने कोई भी अपनी प्रॉपर्टी एक्वायर की या बिल्ड की, एक्वायर और बिल्ड करने के बाद 6 महीने तक वो उस प्रॉपर्टी में, भाई जो अपनी प्रॉपर्टी में चला गया तो 6 महीने तक लैंडलॉर्ड की प्रॉपर्टी में वो नहीं रहा, तो इस वजह से उसको खाली करना पड़ सकता है। और जब वो नहीं रहा तो हो सकता है वहां पे ओवर क्राउडिंग हो गई, एक से ज्यादा लोग रहने लग गए, तो इस वजह से भी खाली करवाई जा सकती है, या फिर उसको कुछ डेवलपमेंट वगैरह करवाना है। अब बात आती है सेक्शन 11 की। इस चीज को वापस देखने का पर्पस यही था कि सेक्शन 9 और 10 कुछ ग्राउंड्स बताते हैं कि किस बेस पे किस तरीके से प्रॉपर्टी को खाली करवाई जा सकती है, किसी भी पर्सन का इजेक्शन किया जा सकता है, एविक्शन किया जा सकता है। अगर इसके जो भी प्रोसीजर दे रखे हैं हमको सेक्शन 15 और 16 में, 9 से रिलेटेड और 10 से रिलेटेड, अगर इन प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया तो क्या रेमेडी अवेलेबल है। अगर लैंडलॉर्ड इसमें जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब है उसके अकॉर्डिंग किसी को डिस्पोजेस नहीं करता है, या फिर कोई भी लॉ के अकॉर्डिंग वो प्रोसीजर फॉलो नहीं करता है, तो उस केस में उसको माना जाएगा कि उसने क्या किया है, अनलॉफुल तरीके से उसको, अगर ये नहीं किया फॉलो तो अनलॉफुल तरीके से उसको क्या कर दिया, डिस्पोजेस कर दिया। और अनलॉफुल तरीके से अगर डिस्पोजेस किया है तो सेक्शन 11 की यहां पे इंट्रोडक्शन हो जाता है। तो सेक्शन 11 क्या कहता है, सेक्शन 11 बात करता है कि कोई भी टीनेंट अगर उसको इलीगली डिस्पोजेस किया गया है तो उसके पास उस पोजेशन का रिस्टोरेशन का राइट आ जाता है। वो रिस्टोरेशन के राइट से रिलेटेड बात करता है सेक्शन 11। और सेक्शन 12 क्या बात करता है, इसका प्रोसीजर प्रिस्क्राइब करता है। तो सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग
जिस दिन उसकी नॉलेज में आई है ये बात, यानी पहली बात तो जो डिस्पोजेस किया गया है, जो डिस्पोजेशन हुआ है वो विदाउट कंसेंट, किसकी कंसेंट? टीनेंट की, क्योंकि जिसको खाली करवाया उसकी कंसेंट थी नहीं। उसके अलावा नो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मतलब जो भी प्रोसीजर या प्रोसेस प्रेस्क्राइब है लॉ के द्वारा उसको फॉलो नहीं किया। तो ये तो कुछ ग्राउंड है। इसके बाद जिस दिन उसकी नॉलेज में आएगा, फ्रॉम नॉलेज, जिस दिन नॉलेज आएगा उससे उसके 30 दिन के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा? पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी कोर्ट में। किसके लिए? फॉर रिस्टोरेशन ऑफ हिज पोजेशन। वो क्या करेगा? 30 दिन के अंदर, जिस दिन उसको खाली करवाया था, या फिर हो सकता है वो जैसे वो बंदा अपने गांव गया हुआ था, अब गांव गया हुआ था, पीछे से मकान मालिक ने उसके सामान वगैरह बाहर फेंक दी और किसी और को किराए पे दे दिया है, कुछ भी किया, किराए पे नहीं दिया तो सिर्फ उसका सामान वगैरह बाहर फेंक दिया। अब वो पर्सन 10 दिन बाद अपने गांव से आया, तो जब 10 दिन बाद आया, 15 तारीख को मान लीजिए, 15 अगस्त को बाहर सामान फेंका और वो बंदा 25 तारीख को अपने गांव से आया, तो यहां से स्टार्ट होती है ये 30 दिन की काउंटिंग। ये केस नंबर 2 है। फर्स्ट, जिस दिन उसको बाहर किया, अगर वो वहीं है उसी को बाहर कर दिया तो उसको पता ही है, तो वहां से 30 दिन। अगर ऐसी कोई कंडीशन है कि वो कहीं बाहर है, तो इस वजह से इस सेक्शन में जो यूज की है टर्मिनोलॉजी वो है नॉलेज। जिस दिन उसकी नॉलेज में आएगा ऐसा डिस्पोजिशन, उस दिन से 20 दिन काउंट होते हैं। अब बात आती है इनकी प्रोसीजर से रिलेटेड। तो प्रोसीजर को याद रखने के लिए हम जनरल चीज समझते हैं कि कोई भी कोर्ट में किस तरीके से प्रोसीजर चलता है। सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी केस में पिटीशन फाइल की जाती है, तो यानी कोई भी शूट किया जाता है या पिटीशन फाइल की जाती है सिविल केसेस में। यह है फर्स्ट स्टेप। कौन फाइल करेगा, यह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, जो कि प्री के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। पूरा प्रोसीजर मेंस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। जब शूट फाइल होती है तो फर्स्ट जो सिस्टम होता है कि कोर्ट को क्या करता है, एक नोटिस इश्यू किया जाता है। कोर्ट को नहीं, मतलब कोर्ट नोटिस इश्यू करता है। नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, जब नोटिस इश्यू हो जाता है सामने वाली पार्टी को, जैसे लैंडलॉर्ड ने किसी भी चीज की पिटीशन फाइल की है, तो नोटिस किसको जाएगा? जो दूसरा पर्सन है, जो भी रेस्पोंडेंट है, टीनेंट बनेगा यहाँ पे, तो टीनेंट को चला जाएगा। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उसको पता कैसे लगेगा उसके अगेंस्ट कोई पिटीशन फाइल हुई है, तो इस वजह से नोटिस जाता है। इसके बाद टीनेंट क्या करता है? रिप्लाई करता है। रिप्लाई करने के बाद ये जो भी रिप्लाई करता है, तो वापस से जब रेस्पोंडेंट उसको देखेगा, यानी जो भी पिटीशनर होगा वो देखेगा, और उसको उस चीज में कोई वापस से अगर रिप्लाई फाइल करना है तो वो क्या करेगा? यहाँ रीजॉइंडर फाइल करता है। रीजॉइंडर क्या होता है? री रिप्लाई, इसको हम याद रख सकते हैं कि जो भी वो वापस से रिप्लाई आएगा उस चीज का, वो रीजॉइंडर है। या इसको जो जनरल यूज किया जाता है कोर्ट में, जवाब उल जवाब नाम से इसको देखा जाता है। इसके बाद जैसे ही रीजॉइंडर आएगा, फिर क्या होता है? डेट ऑफ हियरिंग डिसाइड होती है। फिर उसके बाद जो होता है वो है डिस्पोजल। केस का डिस्पोजल हो जाता है। 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये क्या है? स्टेजेस है। और ये क्या है? फाइलिंग, मतलब एक इंट्रोडक्शन मान लीजिए यहां पे, यहां से स्टार्ट होती है प्रोसीडिंग नोटिस से। अब बात आती है सेक्शन 12 की। तो सबसे पहले अपन इसको एक तरीके से समझते हैं, एक ट्रिक है ध्यान रखने की, उसको देख लेते हैं। नोटिस, उसके बाद आएगा रिप्लाई, सेकेंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड रीजॉइंडर, डेट ऑफ हियरिंग, फिफ्थ आ गया अपना डिस्पोजल। सबसे पहले बात करेंगे हम सेक्शन 12 में। सेक्शन 12 सेक्शन 11 की प्रोसीडिंग बताता है। ये सेक्शन 11 में जो गलत तरीके से उसको डिस्पोजेस किया है उसकी प्रोसीडिंग की बात करता है। इसमें अगर कोई भी पिटीशन फाइल की जाती है, किसके द्वारा? टीनेंट के द्वारा,
तो पहला पॉइंट, पिटीशन कौन फाइल करता है? टीनेंट, विद इन 30 डेज। टीनेंट फाइल करेगा विद इन 30 डेज जब से। और ये जो है ये सेक्शन 11 का पार्ट है। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है प्री में कि जो 30 डेज का टाइम पीरियड है वो किस सेक्शन के अंतर्गत है। क्यों लोग सोचते हैं 12th में इसका प्रोसीजर दे रखा है तो ये 30 डेज का टाइम पीरियड 12th में है, तो मैक्सिमम गलत होने के चांस होते हैं। तो इसको ध्यान रखें, ये जो 30 डेज का टाइम पीरियड प्रेस्क्राइब है वो सेक्शन 11 में है, ना कि 12 में। अब बात आती है, जैसे ही वो इंस्टीट्यूट करेगा अपनी जो भी शूट है या पिटीशन है, उसको इंस्टीट्यूट करते ही सबसे पहले नोटिस दिया जाएगा 21 डेज। जिस दिन फाइल की है और नोटिस इशू हुआ है उसके बीच में कितना गैप होता है? 21 डेज। तो इनडायरेक्टली लिखा है तो उसको हम ये पढ़ सकते हैं 21 दिन के अंदर नोटिस इशू हो जाएगा। और ये जो 21 दिन का गैप है ये नॉट लेटर देन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जिस दिन सर्विस उसके पास होगी उसमें, और इश्यू ऑफ नोटिस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझ में नहीं आता कई बार। इसमें जो टाइम पीरियड लिखा है 21 डेज, उसमें क्लियर ये नहीं लिखा कि कोर्ट 21 दिन के अंदर नोटिस इशू करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो सर्विस है नोटिस की और जो इशुएंस ऑफ द नोटिस, इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड है वो 21 दिन से ज्यादा नहीं होगा, इस तरीके से बात लिखी है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद उसको रिप्लाई पेश करना, मतलब वो रिप्लाई फाइल करेगा विद इन 10 डेज। उसके बाद अब ये इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, उसको मैं शॉर्ट में लिखता चलूंगा। 21 दिन में तो नोटिस हो गया, 10 दिन कब से? फ्रॉम नोटिस, जब से उसके पास नोटिस सर्व हुआ है उसके 10 दिन के अंदर अंदर उसको रिप्लाई फाइल करना है। फिर रीजॉइंडर फाइल कर सकता है अगर उसको, ये मैंडेटरी नहीं होता, अगर उसको जो भी पिटिशनर है या जिसने भी फाइल की है, जो भी मतलब जो भी शूट फाइल की है, जो भी पिटिशनर है, उसको अगर लगता है तो ही वो क्या करता है? रीजॉइंडर फाइल करता है। तो उसको टाइम पीरियड दिया जाता है 7 डेज। कब से? फ्रॉम रिप्लाई, जिस दिन रिप्लाई फाइल किया है रेस्पोंडेंट ने उस दिन से प्लेंटिफ को क्या करना पड़ेगा? उसके 7 दिन के अंदर अंदर अगर वो चाहे तो रीजॉइंडर फाइल कर सकता है। उसके बाद जो डेट ऑफ हियरिंग होती है, डेट ऑफ हियरिंग तय की जाती है कि किस दिन ये पूरा जो मामला है सारा, किस दिन इसकी शुरुआत होगी, किस दिन ये सुना जाएगा। तो उसका टाइम पीरियड होता है 15 डेज। अब ये कब से होता है? जिस दिन रीजॉइंडर फाइल किया जाता है। इसके बाद इसका जो पूरा डिस्पोजल हो जाता है उसका टाइम पीरियड होता है 90 डेज। 90 डेज कब से? डेट ऑफ नोटिस। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये जो पॉइंट है ये भी अपना एक प्री में क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है। जो रीजॉइंडर फाइल होगा वो कितने दिन में होगा और कब से होगा, उसकी वैलिडिटी। तो मतलब ऑप्शन इस तरीके से, क्वेश्चन सिर्फ इतना आएगा रीजॉइंडर कितने दिन में फाइल कर सकता है, तो ऑप्शंस हो सकते हैं 7 डेज फ्रॉम फाइलिंग ऑफ रिप्लाई, 7 डेज फ्रॉम नोटिस, 10 डेज फ्रॉम नोटिस, 15 डेज फ्रॉम रिप्लाई। तो उसमें जो मेन है वो हमको टिक करना है कि 7 डेज फ्रॉम रिप्लाई, जिस दिन रिप्लाई है उसके 7 दिन में। ये हो गया पूरा सेक्शन 12 का, कि इस तरीके से सिस्टम चलता है। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेक्शन 12 में, सेक्शन 12 किसने लगाई थी पिटीशन? टीनेंट ने। क्यों लगाई थी? क्योंकि वो कहीं ना कहीं इलीगली उसको डिस्पोजेस किया था, तो इस वजह से। तो इसके फेवर में ये भी याद रखने की बात है कि सेक्शन 12 में जो टीनेंट है उसके फेवर में क्या किया जाता है? जो पोजेशन है उसके रिकवरी का सर्टिफिकेट, रिकवरी सर्टिफिकेट ऑफ पोजेशन इशू किया जाता है। इसके बाद सेक्शन 12 की प्रोसीडिंग जो होती है वो कौन सी होती है? समरी इंक्वायरी होती है। ये भी ध्यान रखने का पॉइंट है। ये दोनों भी क्वेश्चन है, इसमें ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इंक्वायरी होगी सेक्शन 12 में उसका नेचर क्या होगा? तो वो होगी समरी। अब इसमें ध्यान रखने की बात ये रहेगी कि सेक्शन 12 में ऐसा वर्ड यूज नहीं किया कि वो मे होल्ड, मतलब उसकी इच्छा। यहां पे कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट जो तरीके से लिखा है, तो यही सिस्टम अवेलेबल है कि उसको समरी ही इंक्वायरी करनी है। जैसे सेक्शन 13 में सेक्शन 14 में देखेंगे हम।
सेक्शन 11 का 12 में दे रखा था और ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया 4th। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है, उसकी जो 6-7 में हमने देखा कि 6 और 7 में जो भी रेंट का रिवीजन होगा वो किस तरीके से होगा, तो उसकी प्रोसीडिंग दे रखी है सेक्शन 14 में। सेक्शन 14 में किसकी दे रखी है, 6 और 7। याद रखने का तरीका 7 दूनी 14, 7 into 2 14, तो 7 की कहां दे रखी है 14 में। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं सीरियल वाइज 11-12, तो हमको ध्यान रखना ही है, ये पूरा एक चैप्टर है, 2 सेक्शंस का, आपस में एक दूसरे की बात करते हैं। इसके बाद मेनली जो प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है वो चैप्टर 5 की 14 से स्टार्ट होती है। तो 14 सबसे पहले अपना आता है रिवीजन। 6-7 जो मेन चीज थी वो थी रिवीजन, तो 6-7 का 14 में। उसके बाद आता है एविक्शन, जो एविक्शन किया था सेक्शन 9 में, क्योंकि 8 का तो ऑटोमेटिक वहीं कहीं प्रेस्क्राइब था कि किस तरीके से क्या सिस्टम रहेगा। 9 का आता है फिर उसके बाद एविक्शन का, तो वो है 15 में। उसके बाद आता है हमारा 10 का इमीडिएट रिकवरी ऑफ पोजीशन, तो उसका कहां गिवन है 16 में। इसके अलावा जो 16 और 15 ये जो सारे 14 वगैरह हैं, इनका कुछ सेक्शन 18 से भी लिंक है, उसको भी हम देखेंगे। पता नहीं क्या क्या हट गया। ठीक है, अब बात आती है 6 और 7 का 14 में। तो सबसे पहले जो भी रिवीजन जो भी रेंट का रिवीजन करवाना है, तो उसके लिए लैंडलॉर्ड क्या करेगा, अपनी जो भी पिटीशन वगैरह फाइल करेगा। तो कोर्ट क्या करेगा, वही नोटिस का टाइम पीरियड है इसमें 30 डेज का, 30 दिन के अंदर। ओह नो, 30 डेज में नोटिस इश्यू हो जाएगा और सर्व हो जाएगा। उसके बाद ये रिप्लाई फाइल करता है, तो रिप्लाई का इसमें टाइम दे रखा है 30 डेज। कब से, नोटिस जिस दिन सर्व हुआ है। इन चीजों को बहुत ध्यान रखते हुए चलना है अपन को। वो डेट जो काउंट होगी, वो डेट किस दिन से काउंट होगी। अब बात आती है, जैसे 30 दिन में उसके पास नोटिस सर्व हो गया, तो उसको 30 दिन में उसने क्या कर दिया, रिप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद आता है कि उसको अगर कोई भी री रिप्लाई करना है, रीजॉइंडर अगर उसको फाइल करना है, तो यहां पे कितना टाइम है उसको, 15 डेज का। कब से, डेज लिखने की जरूरत नहीं है, 15 डेज कब से। अब यहां पे खास बात है कि इसमें सारा नोटिस से चलता है, कि जिस दिन नोटिस आया 30 दिन का टाइम था, फिर उसके बाद जो सिस्टम था, सॉरी रीजॉइंडर तो रिप्लाई से ही होगा, क्योंकि जब रिप्लाई आएगा तो ही वो रीजॉइंडर फाइल करेगा, डेट ऑफ रिप्लाई से। इसके बाद आता है कि इसकी जो डेट ऑफ हियरिंग। अब डेट ऑफ हियरिंग और डिस्पोजल का इसमें एक ट्रिक है ध्यान रखने की या याद रखने की। सबसे पहले यहां पे आएगा मल्टीप्लाई 6 और यहां आएगा +6। कैसे, 15 into 6 90, तो 19 डेज के अंदर कहां से, फ्रॉम नोटिस। इसके बाद 9 में प्लस करना है 6, तो ये कितना हो गया 15, तो 150 डेज में क्या हो जाएगा, डिस्पोजल हो जाएगा। 150 डेज में क्या हो जाएगा, डिस्पोजल हो जाएगा। कब से, डेट ऑफ नोटिस से। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ध्यान रखने के। नोटिस, रिप्लाई, नोटिस, नोटिस, ये सारी प्रोसीडिंग डेट ऑफ नोटिस से चलती है, एक्सेप्ट रीजॉइंडर, क्योंकि रीजॉइंडर जब भी फाइल किया जाएगा जब रिप्लाई आएगा, तो इसको ध्यान रख सकते हैं हम एक्स्ट्रा तरीके से। अब यहां से क्वेश्चन इसलिए बनता है क्योंकि इसमें कुछ डिफरेंस था, इसमें भी डिफरेंस है। यहां पे 2 डेट अलग है और यहां पे अलग है, बस ये खास बात है। यहाँ पे जो डेट ऑफ हियरिंग होगी 15 डेज आफ्टर द रिप्लाई। अब इसको इस तरीके से भी थोड़ा ध्यान रखा जा सकता है, अगर अपन को 15 याद रह जाए तो कहीं ना कहीं पहला, अगर इसको नोटिस से करेंगे तो 10 और 7 कितना हो गया 17, और ये है 15, तो ऑटोमेटिकली जब 15 दिन है तो 17 से कम हो गए। तो ऐसा कैसे हो सकता है नोटिस से रिप्लाई 15 दिन के अंदर, क्योंकि 17 दिन का तो टाइम पीरियड यहीं लग गया ना, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग चीज है। यहाँ पे नोटिस से देखो 30 और 15 कितना हुआ 45, जबकि टाइम पीरियड कहाँ है 90 डेज का नोटिस से। तो इस तरीके से हम इसको और ध्यान रख सकते हैं, या फिर और भी अभी आगे अपन और बाकी प्रोसीजर करेंगे तो ऑब्जर्व करने में इजी होगा। इसमें भी सेम है। 9 इविक्शन कौन कराएगा, लैंडलॉर्ड, तो पिटीशन भी कौन फाइल करेगा, लैंडलॉर्ड। तो सिंपल सी बात है, जिसको खाली करवाना है वो पिटीशन फाइल करेगा। सेम 30 डेज का नोटिस। उसके बाद इसमें जो रिप्लाई होता है वो उसको 45 दिन का टाइम दिया जाता है। 45 दिन का टाइम इसको रिप्लाई के लिए दिया जाएगा। फिर 30 डेज फ्रॉम 45 दिन कब से, नोटिस से।
और जब रिप्लाई फाइल करेगा 30 दिन के अंदर ये रिप्लाई रीजॉइंडर फाइल करेगा। रीजॉइंडर का वो सेम चलेगा कब से, रिप्लाई से, क्योंकि रीजॉइंडर आफ्टर द रिप्लाई ही फाइल होता है। यहां भी सेम है, यहां भी ये रिप्लाई सेम हो, नेक्स्ट में भी सेम रहेगा। 15 डेज फ्रॉम रिप्लाई है इसका। अब बात आती है 30 डेज। अब वही हमारा सेम सिस्टम, मल्टीप्लाई बाय 6 यानी 180 डेज फ्रॉम नोटिस, प्लस 6, 18 प्लस 6 24, 240 डेज कब से, फ्रॉम नोटिस। 180 दिन में क्या होगा, डेट ऑफ हियरिंग, और डिस्पोजल कितने दिन में करना है, 240 दिन में। यानी एविक्शन की जो प्रोसेस है वो सबसे लंबी है। इसके बाद आता है सेक्शन 16, इमीडिएट पोजीशन की बात करता है। अब इमीडिएट पोजीशन है तो कहीं ना कहीं उसको जल्दी निपटाना पड़ेगा, लेकिन नोटिस सेम 30 डेज। इसको याद रखने का ये भी तरीका है कि 14 और इसके जो टाइम पीरियड है ना वो बिल्कुल सेम है, तो बिना देखे इसको लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 30, 15, ये जो मैंने 15 लिखा था वो इसके अकॉर्डिंग ही लिखा था, 90 और 150। ट्रिक इसमें भी सेम है, मल्टीप्लाई बाय 6 और प्लस 6। ये हो गया 15 और इसको मल्टीप्लाई किया पूरे को तो ये हो गया 90। अगर भूल भी जाए, इतना हमको ध्यान रखना है कि 30 दिन 30 दिन 30 दिन बिल्कुल सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। और एविक्शन का ऑटोमेटिकली प्रोसीजर थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि टेनेंट को धीरे धीरे निकाला जाएगा ना। ऐसे ध्यान रखने का तरीका है कि लैंडलॉर्ड अगर टेनेंट को निकालना चाहता है तो बेचारे के साथ कुछ गड़बड़ ना हो तो उसको ज्यादा टाइम पीरियड दे दिया जाता है। तो उसमें 45 है, एक में ही तो 45 है, दो में 30 है, तो सेम याद रह सकता है। जब इसमें 45 है, अपन को याद सिर्फ यही तो रखना पड़ा, उसके बाद क्या याद रखना पड़ा, कुछ भी नहीं। यहां पे भी एक ट्रिक बन रही है, देखना चाहो तो -15 -15 -15, ये भी तरीका है। बस 45 याद रखो, -15 मतलब पूरी यहां से स्टेज प्लस माइनस और मल्टीप्लाई से चलेगी। सबसे पहले माइनस होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस होगा। ये तीन अपन चीजें ध्यान रख सकते हैं। यानी क्या बना, जो बनी बात वो ये थी, -15 मल्टीप्लाई 6 प्लस 6, और ये पूरे में होगा, और ये भी पूरे में ही होगा, -15 पूरी टर्म में, और ये सिर्फ स्टार्टिंग के डिजिट में। इस तरीके से इसको ध्यान रख सकते हैं। बस इतनी सी ट्रिक है, इसको ध्यान रख के हम पूरा डेटा निकाल सकते हैं। और ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ध्यान रखने की, ये सबकी सेम है, बस इसका थोड़ा अलग है, तो ये एक ही ध्यान रखना है। अब बात आती है, जैसे इसमें हमने देखा कि समरी इंक्वायरी और ये रिकवरी सर्टिफिकेट वगैरह, तो सेक्शन 14 होता है। इसमें क्या है, उसके पास एक तरीके से डिस्क्रिशनरी है कि वो मे होल्ड समरी इंक्वायरी। इसके बाद जैसे ही वो रेंट का रिवीजन करेगा, तय हो जाएगा इतना रेंट देना है, तो रिकवरी सर्टिफिकेट, वहां पे पोजेशन का था, यहां पे क्या, जो भी रेंट डिसाइड हुआ है उस चीज का रिकवरी सर्टिफिकेट ये दे देता है। उसके बाद आता है सेक्शन 9 का, जो कि सेक्शन 15 में प्रेस्क्राइब है उसका प्रोसीजर। तो सेक्शन 15 में भी सेम चीज है, मे होल्ड समरी इंक्वायरी, उसके बाद पोजेशन के लिए सर्टिफिकेट। उसके बाद अब बात आती है कि कोई भी रेजिडेंशियल पर्पस था, तो ये जो सर्टिफिकेट है इसका टाइम पीरियड बता रखा है इसमें कि ये कब से एग्जीक्यूशन इसका कब से हो सकता है। तो इसकी डेट ऑफ एग्जीक्यूशन की बात करता है सेक्शन 9 में। अब डेट ऑफ एग्जीक्यूशन भी दो तरीके से, पहला रेजिडेंशियल पर्पस के लिए था, इसको अच्छे से लिख देता हूं, मे होल्ड समरी इंक्वायरी सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन। और ये जो सर्टिफिकेट है, अगर ये रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस से रिलेटेड है, तो डेट ऑफ डिसीजन, जिस दिन डिसीजन आया है उसके 3 मंथ के बाद ये क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल हो जाता है, यानी इसका एग्जीक्यूशन हो सकता है। और यहां अगर ये रेजिडेंशियल पर्पस और दूसरा है कमर्शियल, अगर कमर्शियल है तो उस केस में क्या होगा, 6 मंथ्स का टाइम होता है। इस तरीके से इसमें सेक्शन 9 में प्रोवाइड है। इसके बाद आता है सेक्शन 10 का प्रोसीजर जो है। सेक्शन 10 का प्रोसीजर बात करता है
सेक्शन 10 इमीडिएट पोजीशन के लिए, सेक्शन 16 में प्रोसीजर है सेम, मे होल्ड समरी इंक्वायरी। अब ये पॉइंट को इजीली याद रखा जा सकता है, बार बार देख रहे हो तुम, 14th में भी था, 15 में भी था, 16 में भी है। जैसे वो सारा नोटिस वोटिस का सेम है ना इनमें तीनों में, जैसे ये सारे सेम है यहां से तीनों में, उसी तरीके से ये भी सारा मैटर सेम है। दूसरा वही सर्टिफिकेट किस चीज का, इमीडिएट रिकवरी ऑफ पोजीशन, एग्जीक्यूटेबल 3 months फ्रॉम डेट ऑफ जो भी डिसीजन है, सेम सारा सिस्टम एज इट इज, और कोई इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। मैं एक बार और इसको कंफर्म करके आपको बता देता हूं। सेक्शन 15 हमारा बात करता है प्रोसीजर फॉर इविक्शन ऑफ टेनेंट, 16 बात करता है प्रोसीजर फॉर रिकवरी ऑफ इमीडिएट पोजीशन। इसमें जो सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी ऑफ इमीडिएट पोजीशन फ्रॉम द टेनेंट ये इशू किया जाएगा, जो कि नॉट बी एग्जीक्यूटेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months, 3 months तक वो क्या होगा, एग्जीक्यूटेबल नहीं होगा फ्रॉम डेट ऑफ डिसीजन। तो यही चीज इसमें बताई गई है। तो हमारा प्रोसीजर हमने कंप्लीट कर लिया। अब प्रोसीजर दिखने में या फिर सोचने में ऐसा लगता है कि प्रोसीजर बहुत बड़ा है, पता नहीं किस तरीके से याद होगा, तो इजीली चीजें याद हो जाती है प्रोसीजर की। बस एक छोटी सी ट्रिक है उसमें जो मैंने आपको बताई। उसके बाद वो जो 2-3 पॉइंट है सर्टिफिकेट वगैरह क्या, या फिर वो एग्जीक्यूटेबल कब से हो जाता है, कब से उनका एग्जीक्यूशन हो सकता है, इस चीज को ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद समरी इंक्वायरी 12 में तो होगी ही, उसके अलावा जो भी 14, 15, 16 है उसमें डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट की, चाहे तो कर सकता है। इसके बाद बात आती है अब मेन सेक्शन 17, 14, 15, 16 और 12, इसमें कोई भी डिसीजन दे दिया कोर्ट ने। अब बात आती है कि जब भी ट्रिब्यूनल, जो भी रैंक ट्रिब्यूनल है, जब वो फाइनली किसी भी चीज को डिसाइड करती है, फाइनली डिसाइड्स, तो तुरंत ही वो इसकी, जैसे हम इसको एक तरीके से याद रख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में भी सेक्शन आर्टिकल 134A का एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, फर्दर अपील वगैरह से रिलेटेड परमिशन ग्रांट की जाती है हाईकोर्ट के द्वारा। उसी तरीके से सिमिलरली ये जो रैंक ट्रिब्यूनल है, ये जब फाइनली डिसाइड करता है कोई भी मैटर, तो ये डेट ऑफ अपील जो कहां पे किस तरीके से लाई होगी उसका डिसाइड करता है, जो कि मेन इंपॉर्टेंट बात है 2 से 6, ऐसे याद रखो, यानी 2 months से पहले नहीं और 6 months से ज्यादा नहीं, नॉट बिफोर 2 months एंड नॉट बियॉन्ड 6 months। जो भी ये डेट डिसाइड करेगा, यानी डेट ऑफ अपीयरेंस, यानी जो नेक्स्ट अपीलर ट्रिब्यूनल में अगर वो क्या करेगा, अपील करता है, तो ये अपीयर उसको वहां होना पड़ेगा। ये चीज बात करता है सेक्शन 17। एक बात और इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है कि अगर कोई भी फैसला इस तरीके का है जो पार्टली इन द फेवर ऑफ लैंडलॉर्ड एंड पार्टली इन फेवर ऑफ टेनेंट, जैसे कि कोई भी ऐसी प्रमाइसेस है, सेक्शन 11 का ही मान लेते हैं अपन, सेक्शन 12 में उसको इस तरीके का कोई रिकवरी ऑफ पोजीशन दिया, मान लीजिए उसमें कहीं ना कहीं ज्यादा टाइम के बाद कहा कोर्ट ने कि भाई तुम 6 महीने बाद इसको वापस दे दीजिएगा, तो है तो फैसला टेनेंट के पक्ष में ही कि इसको रिकवरी मतलब ग्रांट कर दी, कि आपको गलत तरीके से, मान लिया कोर्ट ने इस बात को कि गलत तरीके से आपको डिस्पोजेस किया है, कोर्ट ने ये भी कहा कि आपको वापस से इसको रिस्टोर किया जाए पोजीशन, लेकिन कोर्ट का कहना है कि वो 6 महीने बाद कर देना, कोई दिक्कत नहीं है लैंडलॉर्ड। अब वो किस बेस पे कह दिया, कोई इस बात को एग्जाम्पल है। अब टेनेंट कहीं ना कहीं है इसके भले ही फेवर में, लेकिन पार्टली वो लैंडलॉर्ड के फेवर में भी मान लिया गया, तो इसमें लैंडलॉर्ड तो इस बेस पे अपील कर सकता है कि ये फैसला ही गलत है जो इसके फेवर में दिया है कि इसको वापस से रिस्टोरेशन करे, तो लैंडलॉर्ड तो इस बेस पे अपील करेगा। और ये टेनेंट इस बेस पे कर सकता है कि भाई 6 महीने बाद क्यों, जब मेरा रिकवरी का है तो कहीं ना कहीं इमीडिएटली मुझे उसमें करवाइए। तो इस चीज को लेके इस तरीके से एग्जाम्पल है कि दोनों पार्टी के फेवर में पार्टली है, तो उस केस में भी दोनों पार्टी, इसका मतलब सिंपल सा सेंस ये है कि अगर पार्टली इन फेवर ऑफ टेनेंट एंड पार्टली इन फेवर ऑफ लैंडलॉर्ड, तो दोनों अपील कर सकते हैं, बोथ पार्टीज कैन अपील, फाइल अपील या गो, ठीक है। ये सेक्शन 17। अब बात आती है सेक्शन 19 की। 18 को
बाद में देखेंगे, क्योंकि पहले 19, तो 19 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ चुके हैं कोर्ट का, जो कि 5 सबसेक्शंस हैं टोटल। इसके बाद स्टार्ट होता है इसका अपील और लिमिटेशन का, अपील एंड लिमिटेशन। अपील एंड लिमिटेशन में सबसे पहले बात होती है कि जो भी रेंट ट्रिब्यूनल होगा उसकी जो भी उसका डिसीजन है फाइनल जो भी है उसकी 60 दिन के अंदर, 6 में 60 की बात है कि 60 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा, उसको अपील फाइल करनी पड़ेगी। कहां पे? अपीलांट रेंट ट्रिब्यूनल में। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट बात करता है 7 से याद रखो 17, 6 से 60, 7 से 17। सेक्शन 17 में जो डेट फिक्स की थी उस दिन अपीयर होंगे, नहीं होते हैं, या फिर हो सकता है कि जो भी रेंट ट्रिब्यूनल है उसने एक्स पार्टी ऑर्डर दिया हो। एक्स पार्टी कैसे? 2 कंडीशन है इसमें। फर्स्ट, जो भी डेट फिक्स की गई है अगर रेस्पोंडेंट उस डेट को क्या होता है, अपीयर नहीं होता है, तो रेस्पोंडेंट अपीयर नहीं हुआ तो एक्स पार्टी ऑर्डर कैन बी, एक्स पार्टी ऑर्डर भी हो सकते हैं। किसके अगेंस्ट? रेस्पोंडेंट के। दूसरी कंडीशन, ऑलरेडी रेंट ट्रिब्यूनल ने एक्स पार्टी किया हुआ है। क्यों? क्योंकि जो भी रेस्पोंडेंट था अपीयर वहां भी नहीं हुआ था, तो इस केस में नोटिस इश्यू किया जाएगा। ऑलरेडी एक्स पार्टी है तो कहीं ना कहीं इसको क्या किया जाएगा, नोटिस इश्यू कर दिया जाएगा, और इसकी 45 दिन के अंदर डेट ऑफ हियरिंग रखी जाएगी। अब ये कंटिन्यू आगे की सेक्शंस की बात है, यहां तक तो सबसेक्शन हम इजीली ध्यान रख सकते हैं, इसके बाद कोई ट्रिक ऐसी है नहीं तो उसको ध्यान रख सकते हैं। 45 डेज के अंदर डेट ऑफ हियरिंग, और 180 या 150 डेज के अंदर इसका क्या हो जाता है, निपटारा कर दिया जाएगा। यानी जो भी सिस्टम है उसको प्रोसीडिंग है उसको खत्म कर दिया जाएगा। कितने दिन के अंदर? 180 डेज के। नोटिस था ये 30 डेज का है, और जो 45 डेज की डेट ऑफ हियरिंग रखी जाएगी, और 180 डेज के अंदर इसको क्या हो जाएगा, इसका डिस्पोजल हो जाएगा। ये बात करता है सारा लिमिटेशन वगैरह से रिलेटेड जो भी है वो सारा सिस्टम है। 7th और 8th में है, ये ध्यान रखा जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं। वरना ये वैसे ऐसे याद रख सकते हैं 8 में 180, अगर इससे कुछ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ध्यान याद तो क्या रखने की चीज है, तो थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 8 कुछ एक जैसी मिलती हुई चीजें आएंगी जो भी इसका डिस्पोजल का है, तो ऐसे ध्यान नहीं रखा जाए, बस इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि अपील में फर्दर, जैसे कोई भी बंदा अपील में जाता है तो हो सकता है उसको कोई एक्स्ट्रा वो एविडेंस देना चाह रहा हो जो कि वो अपने फेवर में प्रूव करवाना चाहता है उससे रिलेटेड, तो इसमें ये पावर ग्रांट करता है किसको, कि जो भी अपीलाट रेंट ट्रिब्यूनल है वो अलाउ कर सकती है क्या, एडिशनल एविडेंस। एडिशनल एविडेंस क्या कर सकती है, ये अलाउ कर सकती है। कैसे? जो भी एफिडेविट वगैरह या फिर डॉक्यूमेंट वगैरह है वो। तो एविडेंस यहाँ पे जो वर्ड है जनरली इस सेक्शन में यूज नहीं है, इसमें क्या है, एफिडेविट वगैरह या फिर जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है वो एफिडेविट के अकॉर्डिंग फाइल किए जा सकते हैं, अलाउ किए जा सकते हैं। ये सेक्शन सबसेक्शन 9 बात करता है। इसके बाद 10, इसमें एक बात और है कि ये किसी भी स्टेज पे है, एट एनी स्टेज। सिंपल सी बात है कि जिस दिन भी उसको लगता है किसी भी पर्सन को कि भाई ऐसे ऐसे मेरे पास एक्स्ट्रा कुछ डॉक्यूमेंट है सर, मैं इनको आपके सामने पेश करना चाहता हूं, तो कोर्ट उसको परमिट कर सकता है, किसी भी स्टेज पे वो ऐसे फाइल कर सकता है एडिशनल जो भी वो फाइल करना चाहता है डॉक्यूमेंट वगैरह। इसके बाद बात आती है कि इसमें जैसे अपन ने एग्जांपल लिया था 11-12 का, तो टीनेंट कहता है कि सर आपकी अपील जब भी डिसाइड हो, या फिर सेक्शन 11 का अच्छे से नहीं जमेगा, इसमें देखते हैं अपन सेक्शन 6 और 7 की जो प्रोसीडिंग थी, रिवीजन ऑफ रेंट हुआ था। तो रिवीजन ऑफ रेंट में मान लीजिए डिसाइड हो गया 10,000 रुपए इसको रेंट दिया जाएगा। 10,000 रुपए रेंट डिसाइड कर दिया था किसने, रेंट ट्रिब्यूनल ने। लैंडलॉर्ड ने इसके अगेंस्ट क्या कर दी, अपील कर दी। अब क्या होता है, लैंडलॉर्ड इससे कहता है कोर्ट से कि भाई साहब ऐसी बात है, जब तक प्रोसीडिंग चलेगी तब तक तो ठीक है, पर कहीं ना कहीं मेरा ये तब तक के लिए तो रेंट कंटिन्यू करवाओ। तो ये पावर देता है ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग की। अब ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग क्या होता है, जो भी इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर ये पास कर सकता है।
सेक्शन 11 बात करता है कि इसके पास और फर्दर क्या क्या इसमें पावर है। तो पावर्स की जनरली बात है, उसको ध्यान रखते हैं। मिसेस सीवी, मेरा एक दोस्त था हॉस्टल टाइम में, जब मैं 12th में था, उसका नाम था चंद्रवीर चौहान था पूरा, चंद्रवीर, तो उससे मैंने ध्यान रखा हुआ है इसको चंद्रवीर, मिसेस यानी उनकी वाइफ, मिसेस चंद्रवीर। M4 वो किसी भी चीज को क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, जो भी पुराना डिसीजन है, रिवर्स कर सकता है, सेट असाइड कर सकता है, चेंज कर सकता है, और कंफर्म, सॉरी चेंज नहीं, कन्फर्म कर सकता है, कंफर्म कर दे, या फिर वेरी कर सकता है, कुछ उसमें बदलाव कर सकता है। ये कुछ इसके पास पॉइंट्स है। तो सेक्शन 11 क्या बात करता है कि जब भी वाइल द डिसाइडिंग द अपील, अपीलेंट एंड ट्रिब्यूनल क्या कर सकती है, ये सब काम कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है, रिवाइज कर सकती है, सेट असाइड कर सकती है, कंफर्म कर सकती है जो भी आरटी का डिसीजन था उसको, या फिर वेरी कर सकती है, और इन सब का उसको रीजन रिकॉर्ड भी करना होता है। ये फर्स्ट इसका सबसेक्शन है। सेकंड सबसेक्शन क्या बात करता है कि इसके अलावा और वो क्या कर सकते हैं, इसके अलावा वो क्या कर सकते हैं। सेकंड, वापस से आरटी को रिमांड किया जा सकता है। वापस से आरटी को रिमांड का मतलब, अगर उसको एआरटी को जमता है कि भाई ये वापस से आरटी को सुनना चाहिए या फिर पर्टिकुलर ग्राउंड्स पे इसको वापस से देखना चाहिए, तो वो क्या कर देगा, इसको वापस से आरटी को रिमांड कर देगा। जो भी केस है वहीं से उसको वापस आरटी को भेज देगा। इसके बाद इसके अलावा और इसमें क्या क्या कर सकता है, जब भी कोई डिसीजन देगा वो, तो हमने क्या देखा था कि आरटी में क्या होता है, जैसे सेक्शन 14, 15, 16 इन तीनों में जब भी प्रोसीडिंग, उसके लास्ट में एक क्या किया जाता था, सर्टिफिकेट रिकवरी जैसा। तो भाई अब एआरटी को भी तो उसका भी तो कुछ फैसला आएगा, तो वो भी क्या करेगा, सेकंड सबसेक्शन इसका 11 का, इसका सेकंड सब क्लॉज या जो भी कहें, सबसेक्शन 11 का क्लॉज 2, ये क्या बात करता है कि जो भी रिकवरी सर्टिफिकेट, जो भी कंसर्न प्रोसीडिंग है जिसकी अपील फाइल की गई है, जैसे 12 की है तो उसके इसमें टीनेंट के फेवर में, 14 की है क्योंकि इसमें स्पेसिफाई इसलिए नहीं किया कि भाई अपील की है तो अपील तो कोई भी करेगा ना, 12 के अगेंस्ट की गई थी और टीनेंट ने की थी तो टीनेंट के फेवर में। उसके बाद जो अगर 14, 15 की अपील थी तो उसके अकॉर्डिंगली, 16 की थी उसके अकॉर्डिंगली लैंडलॉर्ड के फेवर में भी वो रिकवरी सर्टिफिकेट, अगर फैसला लैंडलॉर्ड के फेवर में था तो, और टीनेंट के फेवर में था तो, दोनों चीज है। जैसे 14 सेक्शन 14 के प्रोसीजर में जो भी डिसाइड किया कोर्ट ने, उसके अगेंस्ट अपील की, 14 में मान लीजिए फैसला लैंडलॉर्ड के पक्ष में था और जो भी उसमें क्या बोलते हैं, रिकवरी सर्टिफिकेट कोर्ट ने इसमें इशू किया हुआ था। लेकिन सेक्शन जैसे 19 में अपन ने अपील की, फैसला क्या हो गया, रिवर्स हो गया। रिवर्स किसके फेवर में आ गया, अब ये लैंडलॉर्ड की जगह अब हो गया ये टीनेंट के फेवर में। तो अब थोड़ी ना इशू करना पड़ेगा इसको, 14 में तो रेंट का, इसको 15 में मान लीजिए एविक्शन की शूट थी, पहले तो कह दिया कि खाली करो, रेंट ट्रिब्यूनल ने तो आदेश दे दिया कि टीनेंट को बाहर निकालो, और तुरंत इसने रिकवरी सर्टिफिकेट इशू कर दिया लैंडलॉर्ड के फेवर में। लेकिन एआरटी ने क्या किया, इसको फैसले को जस्ट रिवर्स कर दिया। तो अब बाहर निकालना है क्या, जब बाहर ही नहीं निकालना तो किस चीज का रिकवरी, किस चीज का सर्टिफिकेट, कौन सा पोजीशन, तो वो चीज है इसमें। इसके अलावा इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है मेन, वो है ये कि ये जो एआरटी का डिसीजन होता है वो क्या होता है, जो एआरटी का डिसीजन होता है, डिसीजन ऑफ एआरटी इज फाइनल, और इसके अगेंस्ट ना तो कोई अपील हो सकती है, ना ही इसके अगेंस्ट क्या हो सकती है, कोई रिवीजन फाइल हो सकती है। ये पॉइंट है प्री एग्जामिनेशन में पूछने का। मेन एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाता है कि क्या रेमेडी अवेलेबल है, डायरेक्ट में नहीं है, पर आप अपने अकॉर्डिंग इसमें रिट ज्यूरिडिक्शन अभी भी अलाउ है, आप रिट लगा सकते हो अगर आपके साथ कोई भी ऐसा फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हुआ है, या फिर एनी अदर आपका कोई भी अनदर राइट इस तरीके से गड़बड़ हुआ है। तो 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल है भाई, आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इनमें आप क्या कर सकते हो, रिट तो लगा सकते हो, भले ही अपील और रिवीजन, यहां तक की बात करता है बेयर एक्ट। अब मेन एग्जामिनेशन
और इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, ये जब सारे रास्ते बंद हो गए तो उसके बाद हम रिट भी जा सकते, रिट ज्यूरिसडिक्शन में क्या कर सकते हैं, हम इन्वोक कर सकते हैं, जा सकते हैं। ये था हमारा अब तक का सेक्शन 19। अब इसके बाद आता है एक अनदर टाइप का प्रोसीजर, जैसे 227 टाइप का। 227 टाइप का मतलब है कि सुपरविजन, जैसे हाई कोर्ट के पास सुपरवाइजरी पावर होती है, जो भी लोअर कोर्ट्स हैं, किससे कोई केस इधर से उठाया उसके पास भेजा, उससे उठाया इसके पास भेजा, इस तरीके की जो पावर्स होती हैं। तो यहाँ पे भी ऐसी कुछ पावर्स बताई हुई हैं। अब यहाँ पे एक तरीके से इस बेयर एक्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा, बस याद रखने का है कि उसकी सुपरवाइजरी पावर की बात कर रहा है। सेक्शन पूरा 19 किसकी बात कर रहा है, एआरटी की। तो सुपरवाइजरी पावर भी किसकी, एआरटी की। तो कहीं ना कहीं एआरटी क्या है, कर सकती है, अगर RT1 रेंट ट्रिब्यूनल कोर्ट नंबर 1 में अगर कोई मामला है तो एआरटी क्या कर सकती है, उसको ट्रांसफर कर सकती है। कहां पे कर सकती है, RT2, एक से दूसरे के पास कोई भी मैटर ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें एक बात और लिखी है, जब ये ट्रांसफर करेगा, ये सबसेक्शन कौन सा है हमारा, 12 आई थिंक, 11th हो गया था ना, हाँ 12 भी होगा, सेक्शन 11 हो गया था सबसेक्शन, तो ये है सबसेक्शन 12। तो सबसेक्शन 12 बात करता है, अरे इधर में सबसेक्शन 12 किसकी बात करता है, इस तरीके की जो भी केसेस का ट्रांसफर, यानी इसको ध्यान रख सकते हैं सुपरवाइजरी पावर, इसको एक बेयर एक्ट के साइड में जो स्पेस है वहां पे आप हल्का सा लिख सकते हो, रीड विद आर्टिकल 227, मतलब सिमिलर है। उसके अलावा सुपरवाइजरी पावर ऑफ एआरटी, इस तरीके से पूरा सबसेक्शन याद रहेगा, इसको पूरा अंदर से डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके का ये सेक्शन है। इसके अलावा इसमें प्रोविजन भी है, या फिर कुछ भी एक अलग पैराग्राफ है, उसमें कुछ ऐसा बताया हुआ है कि जब ये ट्रांसफर करती है तो फर्दर ट्रांसफर के साथ, अब इसने ट्रांसफर किया है तो कोई तो रीजन होगा, तो रीजन के नहीं देने के, मतलब ऐसा रीजन नहीं देना, पर कोई रीजन की वजह से जो किया है तो उस अकॉर्डिंगली ये क्या कर सकती है, कुछ डायरेक्शंस दे सकती है एआरटी, कोई ऐसा पर्टिकुलर डायरेक्शन इसको दिए जा सकते हैं कि आप इस अकॉर्डिंगली अब इस केस में डील करोगे, इस स्टेज से कंटिन्यू करना है आपको। जैसे मान लीजिए वहां पे ऑलरेडी जो भी विटनेसेस वगैरह हैं उनके स्टेटमेंट या डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, अभी हम सेक्शन 21 में देखेंगे, सारा प्रोसीजर है, वहां पे जो भी विटनेसेस के डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी हैं उनको क्या किया जाता है, एग्जामिन किया जा सकता है। तो एग्जामिन हो चुके हैं और तब इसने ट्रांसफर कर दिया, तो अब ये इसको बताएगा, स्पेसिफाई करेगा कि आप इसको शुरू से स्टार्ट करो फ्रॉम द नोटिस जो अपने स्टेज देखी थी, या फिर आप फर्दर जैसे रिजॉइंडर की स्टेज चल रही है तो वहां से ही कंटिन्यू करो, या फिर स्टार्टिंग से करो। इस तरीके का जो भी ये डायरेक्शन देना चाहे अकॉर्डिंगली दे सकती है। तो इस तरीके की बात है। इसके अलावा इसमें एक एक्सप्लेनेशन दे रखा है, वो बताता है कि जो भी फाइनल ऑर्डर अपन ने वर्ड यूज किया था, एक अपन ने क्या यूज किया था, सबसेक्शन 6 में किया था कि जो 60 डेज फ्रॉम द फाइनल ऑर्डर। तो फाइनल ऑर्डर क्या है, जो भी डिसाइड कर दिया आरटी ने। इसके अलावा सबसेक्शन 7 में भी किया है हमने कि जो भी फाइनल ऑर्डर है उसके साथ साथ वो क्या करेगा, 2 से 6 मंथ के अंदर अपीयरेंस की एक डेट फिक्स कर देगा कि एआरटी में आप आ सकते हो। तो ये जो फ्रॉम द फाइनल ऑर्डर, ये जो फाइनल ऑर्डर से वो क्या करेगा, डेट डिसाइड करेगा फाइनल ऑर्डर के साथ। तो ये फाइनल ऑर्डर का मतलब क्या है कि जो डिस्पोजल, फाइनल ऑर्डर का मतलब है केस का डिस्पोजल। इसको पूरा लिख देते हैं। एक्सप्लेनेशन में ये बात बताई हुई है कि जो फाइनल ऑर्डर वर्ड यूज किया है उसका मतलब है डिस्पोजल ऑफ द केस। कोई खास इंपोर्टेंट नहीं है, तो ठीक है, ध्यान रख सकते हैं। अब बात आती है सेक्शन 18 की। कल मैंने एक बात बताई थी कि रेंट ट्रिब्यूनल के रेंट एक्ट, जो रेंट कंट्रोल एक्ट है, इसके अंतर्गत सारे जो जितने भी यहाँ पे प्रोसीजर वगैरह है, जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती है, उसकी एक्सक्लूसिव उसका ज्यूरिसडिक्शन किसको दे रखा है, एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है ये, एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन टू द रेंट ट्रिब्यूनल्स। जो भी रेंट ट्रिब्यूनल है, इसका मतलब क्या हो गया, जो भी सिविल कोर्ट है उसको कोई भी इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं है, यानी उनके पास ये प्रोसीडिंग नहीं चल सकती। सारे मैटर क्या करेंगे, एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन किसके पास रहेगा, रेंट ट्रिब्यूनल, और सिविल कोर्ट के पास यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद इसमें कुछ प्रोविजंस हैं। पहला प्रोविजन बताता है कि जैसे चैप्टर 2 और 3 हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि चैप्टर
2 और 3 में जो भी प्रेमाइसेस हैं, ये चैप्टर 2 और 3 हैं, इनकी जो पर्टिकुलर प्रेमाइसेस हमने सेक्शन 3 में देखी थी, कुछ प्रेमाइसेस देखी, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट की कोई प्रेमाइसेस है, या कोई बैंक की है, या कोई गवर्नमेंट कंपनी की है, कोई यूनिवर्सिटी की है, या फिर कोई भी पर्टिकुलर जैसे कोई भी ऐसी पर्टिकुलर जैसे एनवॉइस वगैरह हैं, वो अगर कोई रेंट पे रह रहे हैं, मतलब कहीं भी कोई भी एम्बेसडर वगैरह किसी नेशन के, वो अपने कहीं रेंट पे रहते हैं, तो उनके ऊपर ये जो चैप्टर 2 और 3 के जो प्रोविजन है ये कहीं ना कहीं अप्लाई नहीं होते। तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में अप्लाई होंगे इन पे जो भी हमारे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसके प्रोविजन, टीपी के प्रोविजन, ये सारे इस पे अप्लाई होते हैं। तो ये बात करता है सेक्शन हमारा 18। इसके बाद इसके अलावा भी और कोई अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, ये बात करता है हमारा फर्स्ट प्रोविजन। सेकंड प्रोविजन बात करता है इसका, एक अनऑथराइज्ड एविक्शन है, कोई भी ऐसा पर्सन है जो गलत तरीके से वहां पे रह रहा है, यानी एविक्शन ऑफ, पूरा नाम है इसका राजस्थान प्रेमाइसेस अनऑथराइज्ड एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड पर्सन, जो भी ऑक्यूपेंट। मैं एक सेकंड आपको देख के बता देता हूं, एग्जैक्टली 2 एक्ट हैं वहां पे इसकी एप्लीकेशन की ये डिनाई करता है। सेक्शन 18 बात करता है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल, जो हमने अभी देखा। तो ज्यूरिसडिक्शन सबसे पहले एक्सक्लूसिव होता है किसका, रेंट ट्रिब्यूनल्स का, ना कि सिविल कोर्ट का। दूसरा टीपी और आईसीए, जो भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और उसके अलावा जो भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो अप्लाई होंगे कहां, जहां चैप्टर और 2 और 3 अप्लाई नहीं होते जिन प्रेमाइसेस पे। उसके अलावा बात आती है कि कोई भी राजस्थान पब्लिक प्रेमाइसेस एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एक्ट 1964 एंड राजस्थान प्रेमाइसेस रिक्विजिशन एंड एविक्शन ऑर्डिनेंस 1949, यहां अप्लाई जो जिन प्रेमाइसेस पे ये 2 एक्ट अप्लाई होते हैं वहां पे राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट का कोई काम नहीं है। अब बात आती है नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, वैसे तो ये भी प्री का एक क्वेश्चन है, कोई से भी ऐसे एक्ट का नाम दे सकता है कि कहां कहां राजस्थान रेंट कंट्रोल अप्लाई नहीं होता। तो सेक्शन 3 में भी कुछ एक आध प्रॉपर्टी का नाम दे दिया, उसके अलावा ये दे दिया, तो ऑल ऑफ द अबव या ए एंड बी ऐसे करके कोई भी ऑप्शन वो बना सकता है, तो इनको थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है सेकंड, इसका सब क्लॉज किसकी बात करता है, सब सेक्शन क्या बात करता है, अगर आपको रेंट की रिकवरी करनी है, रिकवरी ऑफ रेंट जो कि अनपेड है, तो उसकी रिकवरी ऑफ रेंट को अगर आपको, इसको ध्यान रख सकते हैं 9A में हमने देखा था 4 मंथ से उसको क्या किया, उसने रेंट पे नहीं किया। अब इसको 2 तरीके से इस चीज में हम समझ सकते हैं। क्या समझा जा सकता है, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि सेक्शन 9 में फाइल होती है एविक्शन की सूट। इसको देखो, ये एक कंसेप्ट है इसको समझने का। सेक्शन 9 की सूट फाइल होती है सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग, इसका प्रोसीजर 15 में प्रेस्क्राइब है। जब हम एविक्शन की सूट फाइल कर सकते हैं, भाई मैं एज ए लैंडलॉर्ड, मेरा कोई किराएदार अगर मुझे 4 महीने से किराया नहीं दे रहा, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। पहला, या तो मैं रिकवरी करूं उस पर्टिकुलर रेंट की, या फिर मैं उसको एविक्शन की सूट उसके अगेंस्ट फाइल करूं। अगर मैं एविक्शन उसको बाहर ही निकालने की बात करता हूं तो सेक्शन 15 का प्रोसीजर इसमें फॉलो किया जाएगा। और अगर ये एक ही बात है ओनली, अभी हम एक ही कर रहे हैं, और अगर वो उसको रिकवरी चाहता है उस रेंट की, 9A में जो ग्राउंड है वो क्या चाहता है, रिकवरी चाहता है, तो उसका प्रोसीजर फॉलो होगा सेक्शन 14 का। ये बात करता है। ऐसा क्यों है, इसको याद रखने का एक और तरीका है, भाई सेक्शन 6 और 7 रेंट की तो बात करते हैं, उनकी रिकवरी की बात करते हैं। रेंट रिकवरी की बात होती है तो सिंपल सी बात है, सेक्शन 14 में दे रखी है, तो सर्टिफिकेट भी इसमें किसका, रिकवरी ऑफ रेंट का इश्यू किया जाता है, रिकवरी ऑफ रेंट का इश्यू किया जाएगा। अब जब इसमें भी रिकवरी, तो ये तो डायरेक्ट दे रखा है, फिर सेक्शन 18 में ऐसा पॉइंट बताने की क्या नीड आ गई, तो कहीं ना कहीं सेक्शन 9A है, इसमें भी तो एक ऑप्शन है हमारे पास कि हमारा जो 4 मंथ से रेंट हमको दिया नहीं गया, तो उस केस में भी लैंडलॉर्ड सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग जो सारा प्रोसीजर फॉलो करवाते हुए एक रिकवरी ऑफ रेंट का सर्टिफिकेट ले सकता है। तो ये इसका एक छोटा सा कंसेप्ट है, स्पेसिफाई किया हुआ है कि सेक्शन 9A, इसमें नहीं बताया, हम दिमाग लगा सकते हैं कि भाई जो यहाँ पे 4 मंथ में उसने किराया नहीं दिया तो उसके अगेंस्ट एविक्शन का भी, या फिर अगर रिकवरी उसको पैसा चाहिए तो सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग वो कोर्ट में सारा प्रोसीजर डील किया जा सकता है। अब बात आती है, एक तो है रिकवरी ऑफ
रिकवरी ऑफ रेंट, ये है सेकंड। तीसरा ऑटोमेटिकली बन गया रिकवरी ऑफ पोजेशन। रिकवरी ऑफ पोजेशन की बात है। रिकवरी ऑफ पोजेशन अगर उसको करवाना है, मतलब उसको पोजेशन चाहिए उस प्रॉपर्टी का, तो उस केस में जो फॉलो होगा प्रोसीजर वो कौन सा होगा, सेक्शन 15 का। इसको कैसे ध्यान रख सकते हैं, सेक्शन 9 किस चीज की बात कर रहा है, सेक्शन 9 बात कर रहा है कि भाई एविक्शन करवाओ, किसका, टेनेंट का। एविक्शन कराने का क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं वापस से जो उस प्रॉपर्टी का पोजीशन है वो किस पे आएगा, उस पर्टिकुलर लैंडलॉर्ड के पास आएगा। तो ये है सेक्शन 15 की बात कि रिकवरी ऑफ पोजीशन। ये चीज तो हमको ऑलरेडी दी हुई थी, फिर एक्स्ट्रा इसमें ऐसा बताने की क्या नीड है कि अगर रिकवरी ऑफ पोजीशन की शूट सेक्शन 15, तो ये इसके बेयर एक्ट में भी दे रखा है और ये बात करता है चैप्टर 2 और 3 जिन प्रेमाइसेस पे एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी का केस है, यूनिवर्सिटी का ही केस है, तो उसमें ही किसी ने गलत तरीके से कब्जा कर रखा है, या फिर कोई रिलीजियस, चैरिटेबल या एजुकेशन। हेलो फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या है, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। यहाँ तक हमने ये सारा पढ़ तो लिया, रिकॉर्ड भी हो गया, इसमें वॉल्यूम आ रही थी पर वीडियो में कुछ प्रॉब्लम थी, तो हम वापस से एक बार देख लेते हैं। इसमें क्या है, हम पढ़ रहे थे कि रिकवरी ऑफ पोजेशन। रिकवरी ऑफ पोजेशन सेक्शन 9 में हमने देखा कि जो भी एविक्शन है, एविक्शन जो भी फाइल होता है, एविक्शन का क्या सिस्टम होता है कि उसमें जो भी रिकवरी होती है पोजीशन की वो सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग होती है। तो सेक्शन 18 में ऐसा कुछ स्पेशल क्या दे रखा है, तो सेक्शन 18 में बात की है वो प्रीमाइसेस जिन पे चैप्टर 2 और 3 अप्लाई नहीं होते वैसे। एग्जाम्पल, कोई भी स्कूल है, अगर मैंने एक प्रीमाइसेस स्कूल चलाने के लिए किसी पर्सन को रेंट पे दी, वो पर्सन मुझे टाइम टू टाइम रेंट पे नहीं कर रहा, या जो भी उसमें कुछ ऐसा मुझे लगा कि उसने को डैमेज कर दिया या फिर कोई गलत तरीके से, मतलब सेक्शन 9 का ही अपन एग्जांपल ले सकते हैं कि उसमें जो भी ग्राउंड है ऐसा ही कुछ उसने स्कूल के साथ किया, तो अब मुझे उसका रिकवरी करनी है पोजीशन, मुझे वापस मेरी प्रीमाइसेस लेनी है, तो मैं उसमें चैप्टर 15 की ही पूरी प्रोसीडिंग फॉलो, जो भी इसमें टाइम पीरियड दिया है, मतलब जो भी प्रोसीजर इसमें बताया है और उसके अलावा जो भी इसमें टाइम लिमिट्स प्रिस्क्राइब है, तो वो पूरा शेड्यूल और प्रोसीजर इसमें क्या होगा, फॉलो किया जाएगा। ये बात करता है सबसेक्शन 3। इसके बाद आती है इसके बाद सबसेक्शन 4 की। तो इसका सबसेक्शन 4 क्या बात करता है, इसका सबसेक्शन 4 हमको बताता है कि कोई भी ऐसी जगह, जैसे कि सेक्शन 13 और 19 को हम एक बार रिवाइज करेंगे, तो उसका सबसेक्शन 1 था, वो हमें क्या बताता था कि कोई भी, ये है आरटी, रेंट ट्रिब्यूनल, कोई भी रेंट ट्रिब्यूनल कितने भी नंबर में और किसी भी जगह पे स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर सकती है। इस चीज को वापस फ्रेश देखना पड़ेगा। जैसे सेक्शन 13 का सबसेक्शन 1 और सेक्शन 19 का सबसेक्शन 1, ये हमको बताते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो आरटी या फिर एआरटी, एज द केस में बी, एट एनी, मतलब कितने भी नंबर, एनी नंबर एट एनी प्लेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, वो स्टैब्लिश कर सकती है। अब इसका एग्जांपल जयपुर है, जयपुर में 5 रेंट ट्रिब्यूनल बनाए हैं, किस तरीके से उनका जुरिस्डिक्शन का पता लगेगा, तो बात आ गई सबसेक्शन 4 हमको किस चीज का बता रहा है, जुरिस्डिक्शन, कि किस तरीके से अकॉर्डिंग टू जो है केस फाइल किया जाएगा। तो जयपुर में जैसे 5 रेंट ट्रिब्यूनल हैं, तो सबके बाहर उनका क्या होता है, रेंट ट्रिब्यूनल के बाहर दीवार पे जनरली सारा उनका जुरिस्डिक्शन लिखा होता है कि किस किस एरिया को कवर करनी है। अगर नहीं है तो कोई डायरी वगैरह ऐसा पर्टिकुलर कोई मेमो वगैरह होता है जहाँ पे वो सारा जुरिस्डिक्शन, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो भी लैंडलॉर्ड या फिर टेनेंट है वो क्या करेगा, अपना शूट फाइल करेगा। ये बात थी हमारी। इसके बाद आता है पॉइंट एग्जीक्यूशन का। एग्जीक्यूशन की बात आती है तो वापस से हम देखते हैं एग्जीक्यूशन में क्या होता है, एप्लीकेशन लगाई जाती है किसके द्वारा, जो भी पार्टी यानी एनी पार्टी जिसको भी एग्जीक्यूट करवाना है ऑर्डर, वो एप्लीकेशन फाइल करेगी। एप्लीकेशन कहाँ फाइल की जाती है, रेंट ट्रिब्यूनल में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखने का पॉइंट है। कौन एग्जीक्यूशन कोर्ट कौन होता है इसमें, रेंट ट्रिब्यूनल होती है। जो रेंट ट्रिब्यूनल होती है इसको हम इस तरीके से याद रखते हैं, सीआरपीसी में हमारा यही सिस्टम है। जैसे अपीलेंट जुरिस्डिक्शन में अगर सेशन कोर्ट कोई भी डिसाइड करता है तो उसका, या फिर हाई कोर्ट कोई डिसाइड करता है, तो वो लोअर कोर्ट जहां पे केस इंस्टीट्यूट हुआ था अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ इट्स
ट्रायल की वो कहाँ ट्रायबल है, उस अकॉर्डिंग जो शेड्यूल फर्स्ट है उसमें बताया गया है, तो उस अकॉर्डिंगली जो भी कोर्ट में वो इंस्टीट्यूट हुआ था उसी कोर्ट में अपना जो भी फैसला है उसको भेजता है और वही कोर्ट उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। सेम सिस्टम है, चाहे एआरटी का फैसला हो या फिर खुद आरटी का हो। इंस्टीट्यूट आरटी में होता है तो एग्जीक्यूशन भी कौन करवाएगा, आरटी, रैंक ट्रिब्यूनल ही इसमें एग्जीक्यूशन कोर्ट होती है। तो इसमें ये एक प्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये इस पॉइंट से। मेन के अकॉर्डिंग इसमें क्या क्वेश्चन बनता है, मेन के अकॉर्डिंग पूरा एग्जीक्यूशन प्रोसीजर पूछा जा सकता है, जिसमें 2 पॉइंट स्टार्ट करते हैं हमको कि सबसे पहले कौन क्या होता है एग्जीक्यूशन में, एप्लीकेशन फाइल की जाती है। अप्लाई कौन करता है, कोई भी पार्टी करती है। कहां करती है, रैंक ट्रिब्यूनल में करती है। अब रैंक ट्रिब्यूनल क्या करेगी, प्रेस्क्राइब कुछ 5 मोड हैं, ये 5 मोड्स आर देयर, इनमें से कोई भी चूज किया जा सकता है एग्जीक्यूशन के लिए। मोड्स कौन से हैं, मोड्स होते हैं एमएबीएससी डीपीपी। क्या करती है रैंक ट्रिब्यूनल, एमएबीएससी कराती है, या फिर डीपीपी। डीपीपी का मतलब डिलीवरी ऑफ पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी। एमएबीएससी का क्या मतलब है कि भाई इसमें सबसे पहले ध्यान रखने की बात क्या है, एक ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसमें लिख दो अटैचमेंट अटैचमेंट अटैचमेंट, बिना सोचे समझे। तो अटैचमेंट का मतलब मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो भी जिस पे भी सिस्टम है कोई भी प्रॉपर्टी को उसको अटैच करवाया जा सकता है। जैसे 15,000 रुपए का कोई ऐसा फैसला सुनाया गया है, उसकी कोई पुरानी मोटरसाइकिल को अटैच करवा के 15,000 रुपए में बेच बाच के उसको सेटिस्फाई करवा दिया। उसके अलावा ऐसा कुछ मिला नहीं तो अरेस्ट या डिटेंशन करा दिया उस पर्सन का, या फिर B4 अटैचमेंट करा दिया किसका, उसका जो भी बैंक अकाउंट्स थे उनका, एक या एक से ज्यादा कितने भी हैं, किस लिए, जो भी सेटिस्फाई है अमाउंट उसको करने के लिए। फिर आता है एमएबीएससी। सी का मतलब क्या है, कोई भी ऐसा एडवोकेट जिसको क्या किया जाता है, एज ए कमिश्नर अपॉइंट किया जा सकता है, जो कि इसमें सारा रिकवरी वगैरह करता है। इसके अलावा एक बीच में एस रह गया, एस का मतलब है कि अटैचमेंट किसका, सैलरी का, और सैलरी का साथ साथ क्या दिया जाता है, अलाउंसेस। तो सैलरी और अलाउंसेस का भी अटैचमेंट हो सकता है, इसलिए उसका रिकवरी के लिए। इसके बाद क्या आता है डीपीपी, डिलीवरी ऑफ पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी। डिलीवरी किसकी, पोजीशन की, किस चीज का पोजीशन, प्रॉपर्टी का। ये भी एग्जीक्यूशन में होता है। जैसे सेक्शन 9 की प्रोसीडिंग सेक्शन 15 में आ गया कि भाई रिकवरी ऑफ पोजीशन का, एविक्शन का फाइल कर दिया, एविक्शन करते ही टेनेंट बाहर निकल गया तो वापस प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, लैंडलॉर्ड के पास जाएगी। तो लैंडलॉर्ड को वापस ये ट्रांसफर होता है, तो ये डिलीवरी ऑफ पोजीशन। इस अकॉर्डिंगली इसका क्या हो सकता है, प्रोसीजर बताया कि जो एग्जीक्यूशन हो सकता है। अब बात आती है सेक्शन 20 में, पूरा हमने एग्जीक्यूशन पढ़ा, इसके बाद रह गया इसका सेक्शन 21। सेक्शन 21 बात करता है इसका प्रोसीजर किस अकॉर्डिंगली चलता है, ये कोर्ट के पास क्या क्या पावर होती है, कुछ ऐसी बातें सेक्शन 21 प्रेस्क्राइब करता है। सेक्शन 21 हमको बताता है कि जो भी प्रोसीजर ऑफ पावर एंड ट्रिब्यूनल और अपीलेंट एंड ट्रिब्यूनल होगी तो उसमें क्या होगा कि एविडेंस वगैरह ले सकते हैं बाय द एफिडेविट, और मे और अटेंडेंस भी वो क्या कर सकता है। जैसे सेक्शन 21 क्या बात करता है, पावर, और जो भी वो पावर या फिर जो भी प्रोसीजर वहां पे चलेगा उसको क्या करता है, पावर एंड प्रोसीजर, इसकी आरटी और एआरटी दोनों की। तो सबसे पहले कोई भी पार्टीज है, प्रोसीजर में क्या होता है, एविडेंस वगैरह लिए जाते हैं। तो एविडेंस कहाँ, एविडेंस लिए जा सकते हैं, ऑन एफिडेविट लिए जाते हैं। उसके बाद एफिडेविट पे भेज दिया, जैसे हम इसको लिंक कर सकते हैं सेक्शन 106 ऑफ सीआरपीसी, तो उसके सिमिलर है, ऐसा ही सिस्टम होता है। वहां भी अपीयरेंस क्या कर दिया जाता है, कुछ जो छोटे मोटे मैटर होते हैं उनमें ठीक है, उनको कहीं ना कहीं माफ कर दिया जाता है, प्रिविलेज दे दी जाती है कि ठीक है आप बताओ। तो यहाँ पे भी क्या किया जाता है, एफिडेविट के अकॉर्डिंग वो जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह एविडेंस वगैरह दे सकता है। लेकिन कोर्ट चाहे तो क्या कर सकता है, उसको पर्सनल उसकी प्रेजेंस को इन्फोर्स करवा सकता है, फोर्स कर सकता है, उसको बुला सकता है, पर्सनल जो भी उसका अपीयरेंस है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट आता है कि जो भी आरटी और एआरटी है, मतलब जो भी रैंक ट्रिब्यूनल या अपीलेंट रैंक ट्रिब्यूनल है, वो क्या है, जो भी आरटी या फिर एआरटी, ये दोनों सीपीसी से बाउंड नहीं है। कहीं ना कहीं रैंक ट्रिब्यूनल क्या है, सिविल माइनर एक्ट है, मतलब सिविल का एक पार्ट है सिविल लॉ का, तो उस अकॉर्डिंग। लेकिन ये सीपीसी की जो पूरी प्रोसीडिंग है उसको फॉलो नहीं करेगा। सीपीसी के अकॉर्डिंग फॉलो करने लग गया तो बहुत बड़ा मैटर चलता जाएगा सालों तक। इसको जल्दी जल्दी 180 दिन, 240 दिन, 150 दिन, 90 दिन ऐसे निपटारे होते हैं इसके। तो इस अकॉर्डिंग सीपीसी यहाँ पे फॉलो नहीं होती। अब बात आती है सीपीसी फॉलो नहीं होती तो फॉलो क्या होता है, फॉलो होता है नेचुरल जस्टिस का। इसमें जो रूल है, जो सिद्धांत है नेचुरल जस्टिस का, वो यहाँ फॉलो किया जाता है। अब बात आती है कि ठीक है नेचुरल जस्टिस तो हो गए फॉलो, उसके अलावा सिर्फ नेचुरल जस्टिस से थोड़ी पार पड़ेगी, तो इसको कुछ सिविल कोर्ट की कुछ पावर्स भी ग्रांट की जाती है।
सिविल कोर्ट्स की कौन सी पावर, जैसे समन कर सकता है, अपीयरेंस के लिए बुला सकता है, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट वगैरह के लिए वो नोटिस वगैरह करके उसको बुला सकता है और उनका सबका एग्जामिन कर सकता है, एग्जिबिट वगैरह डलवा सकता है। तो ये सारा रिव्यू वगैरह कर सकता है, खुद का जो भी उसका फैसला है उसको रिव्यू करने की भी इसके पास पावर होती है। एग्जिबिट किसको, जो भी विटनेस के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कर सकता है। इसके अलावा क्या कर सकता है वो, जो भी डिसमिस है पिटीशन को, उसको हमने सेक्शन देखा था ना 17 में भी एक्सपर्ट है और 19 में भी एक्सपर्ट है, रेस्पोंडेंट नहीं आएगा तो वो भी एक इसकी पावर है। कहीं ना कहीं जो पावर्स होती है ना कोर्ट की, वो स्टार्टिंग के सेक्शन से लास्ट तक देखे तो वहां भी हमको कुछ तो पॉइंट मिल ही जाते हैं। जैसे डिसमिस कर सकता है जो भी पिटीशन है, या फिर एक्सपर्ट भी कर सकता है। इन सबको ध्यान रखने के लिए ऑर्डर जो 9 है हमारा सीपीसी का, उससे कहीं ना कहीं हम इन चीजों को लिंक कर सकते हैं। तो ये सब चीज उनके पास कहीं ना कहीं पावर होती है। इसके बाद अगर इनका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव, जैसे सेक्शन 10 था, सेक्शन 10 में हमने कुछ पॉइंट देखे, रिप्रेजेंटेटिव भी सूट फाइल कर सकता है, विडो भी कर सकती है। अब कोई भी पर्सन का रिप्रेजेंटेटिव जब आता है, कोई भी सूट फाइल करता है, तो उसको क्या करना होता है, रिकॉर्ड में लेना पड़ता है। तो रिकॉर्ड में भी आरटी जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उनको क्या कर सकता है, उनको ऑन रिकॉर्ड ले सकता है। कौन, ग्रैंड ट्रिब्यूनल। अब ये काम जनरली होता है सिविल कोर्ट का, लेकिन इसको भी ऐसी कुछ पावर्स दी गई है। इसके बाद बात आती है ऑर्डर 17 से इसको लिंक करते हैं। ऑर्डर 17 में सीपीसी में सिविल कोर्ट के पास एडजमेंट की पावर होती है। मेनली 3 बार वो एडजमेंट, प्रॉपर जो रीजन वगैरह हो रीजनेबल, तो वो क्या कर सकता है, एडजमेंट ग्रांट कर सकता है। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसी लिमिट फिक्स नहीं है। 2-3 इसमें तो ये है कि एडजमेंट फाइल नहीं करेगा जब तक कि एप्लीकेशन ना हो। तो यानी एप्लीकेशन पे ही एडजमेंट मिल सकता है, और उसके बाद जो रीजनेबल ग्राउंड भी होना जरूरी है। रीजनेबल ग्राउंड और एप्लीकेशन के बिना क्या है, एडजमेंट नहीं दिया जाएगा। एडजमेंट का क्या मतलब होता है कि जैसे आज चली प्रोसीडिंग, अगली तारीख दे दी ना, 10-15-20 दिन की जो भी तारीख होती है, वो वाला इसमें सिस्टम है। इसके बाद इसमें बात आती है कि ये जो भी प्रोसीडिंग है इसमें अकॉर्डिंग, अब क्या होता है इसमें हमने देखा कि एक जनरली जो कोर्ट होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, कोर्ट ऑन रिकॉर्ड होते हैं। कोर्ट ऑन रिकॉर्ड होते हैं तो कहीं ना कहीं वो कंटेम्प्ट ऑफ प्रोसीडिंग, जो भी कंटेम्प्ट की है वो भी चला सकते हैं। आर्टिकल 129 को इससे लिंक किया जा सकता है। जो भी सुप्रीम कोर्ट वगैरह है, इनके पास क्या होती है, ये कोर्ट ऑन रिकॉर्ड होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चला सकते हैं। कंटेम्प्ट एक्ट है पूरा वो। इसके अलावा आईपीसी में जैसे अगर इनके साथ कोई 228 वगैरह है, इनमें जैसे इनको फॉल्स एविडेंस वगैरह से रिलेटेड है 191 वगैरह में, तो फॉल्स एविडेंस वगैरह या फिर ऐसी कोई, जैसे जज बैठे हैं उनके ऊपर कोई ऐसा गलत टिप्पणी कर दी या फिर उनके अगेंस्ट कोई ऐसा गलत काम कर दिया उसी वक्त जब कोई भी विटनेस या फिर कोई भी पार्टी ने, तो इन अकॉर्डिंग टू आईपीसी में जो ये सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये एक्शन ले सकता है। तो पूरे कोर्ट की तरह काम कर सकता है। ट्रिब्यूनल है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जज हैं, क्योंकि आरटी में सीनियर डिवीजन के सिविल जज होते हैं, एआरटी में कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट कैडर के जो जज होते हैं 3 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ। तो ये कहीं ना कहीं जज हैं, तो इनके साथ अगर कोई बदतमीजी कर दे, कुछ भी कर दे, तो 228 वगैरह में जो भी आईपीसी में प्रोविजन है उस अकॉर्डिंग एक्शन लिया जा सकता है। ये हो गया हमारा 21 कंप्लीट। अब आता है 21A। 21A बात करता है रेंट अथॉरिटी की। वैसे तो अभी इसका कोई सिस्टम है नहीं, 5A 5B जब पढ़ेंगे, पर इसको थोड़ा ध्यान रख लो। 21A बात करता है कि रेंट अथॉरिटी पे भी एक वर्ड आता है म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। इसका मतलब होता है एज इट इज, मतलब जो भी सारा प्रोसीजर एआरटी और आरटी के लिए बताया हुआ है, जिस तरीके की भी उनको पावर और प्रोसीजर बता रखा है, वो सारा भी अपील, वो सॉरी जो रेंट अथॉरिटी है उस पर भी सारा अप्लाई होता है। सारी पावर वगैरह जो भी है वो सारा इसको दिया है। ये है हमारा चैप्टर 5 आज खत्म। 5 तक हमारा पूरा खत्म हो गया। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो गाइस, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे।